हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप अच्छे एंड स्वस्थ होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद प्रीत चौधरी में। आज की जो क्लास का आपका टेस्ट है एज इट इज आपके जो एग्जाम में आपका जो पेपर आता है वैसे रहेगा। हमें बस उतना ही लिखना है सेम जितना हम एग्जाम में लिखने वाले, जितना हमें पूछा है उतना ही लिखेंगे। आज का जो टेस्ट है वो एज इट इज आपके एग्जाम में होएगा वैसा रहेगा। तो हमारी जो क्लास है आरएस मुख्य परीक्षा 2024 की सामान्य हिंदी की चल रही थी। यूनिट फर्स्ट यार, और इसमें भाग ए है। भाग है यानी पार्ट ए आपका रहने वाला है। यूनिट फर्स्ट में आपकी हिंदी और यूनिट सेकंड में आपकी इंग्लिश रहती है, जिसका पूरा का पूरा कंटेंट मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा रही हूँ। कोई भी डाउट होता है तो आप तुरंत पूछ सकते हो। तो आज का टेस्ट आपके लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है कि मैं कोशिश करूंगी कि आज से जो हमारी टेस्ट होंगे उसमें ज्यादा नहीं तो 3 या 4 टेस्ट है आपके हफ्ते में ऐसे रहे जो आपके एज इट इज एग्जाम में जिस प्रकार प्रश्न पूछे जाते हैं बस उतना ही हमें लिखना हो और वैसे के वैसे सेम एग्जाम में आए आपके। तो चलिए बिना देर किए हुए हमारी क्लास है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले में नोट सभी प्रश्नों के उत्तर दे और प्रत्येक के प्रश्न के 2 अंक दे। ठीक है, 2 अंक है वो रहेंगे आपके। आज के जो क्वेश्चंस हैं वो आपके 17 क्वेश्चन रहने वाले पार्ट ए के। फिर आपका पार्ट बी का जो आपने कल क्वेश्चन दिया था आपको आंसर राइटिंग के वो रहने वाला है। और फिर नेक्स्ट टेस्ट का जो आपका पार्ट बी का क्वेश्चन है वो भी आपको दिया जाएगा, जिसके आंसर राइटिंग आप कर सकते हो। सबसे पहला हमें क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित शब्दों की संधि कीजिए। हमें संधि विच्छेद दिया गया है और हमें क्या करनी है, संधि करनी है। सत प्लस नारी, सत प्लस नारी की बात करें तो इसका बनता है सन्नारी। तो इसमें स, आधा न, फिर पूरा न और री, सन्नारी। तो सत प्लस नारी सन्नारी। अति प्लस अल्प, अति प्लस अल्प का होता है अत्यल्प, अत्यल्प, अत्यल्प। अगला में दिया है सरयू प्लस उर्मी, सरयू प्लस उर्मी का होता है सरयूमी, सरयूर्मी, सरयूर्मी। तो सरयूर्मी, सरयू प्लस उर्मी। अगला है प्रति प्लस अक्षी, प्रति प्लस अक्षी का होता है प्रत्यक्ष, प्रति प्लस अक्षी का होता है प्रत्यक्ष, प्रति प्लस अक्षी प्रत्यक्ष। तो हमें संधि करनी थी सत प्लस नारी सन्नारी, अति प्लस अल्प अत्यल्प, सरयू प्लस उर्मी सरयुर्मी, प्रति प्लस अक्ष प्रत्यक्ष। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो है संधि विच्छेद का। हमें सब दिया गया है उसकी हमें संधि विच्छेद करनी है। कल के टेस्ट में मैंने आपको चीज बताई थी कि हमारे एग्जाम में चाहे संधि हो, आपका उपसर्ग हो, आपका प्रत्यय हो, इन सब में ही आपके दो दो क्वेश्चन आएंगे। जैसे संधि के एक तो संधि करना हो गया, एक संधि विच्छेद करना हो गया। उपसर्ग में आपके दो एक शब्द दे देंगे, बोलेंगे दो उपसर्ग बनाइए। एक आपको क्वेश्चन दे देंगे कि आपके जो उपसर्ग दे देंगे और बोलेंगे कि इससे उपसर्ग अलग कीजिए, या फिर दे देंगे मूल शब्द और उपसर्ग अलग कीजिए। प्रत्यय के भी ऐसे ही आएंगे, दो एक दो आपको शब्द दे देंगे, बोलेंगे दो दो शब्द बनाइए। और आपको ऐसे भी प्रत्यय भी आ जाएगा, उससे बोलेंगे कि प्रत्यय अलग कीजिए या फिर मूल शब्द और प्रत्यय दोनों अलग कीजिए। तो आपके लिए इसीलिए मैं आज का टेस्ट इस प्रकार बना के लाई हूं कि हमें उतना ही लिखना है जितना हम एग्जाम में लिखेंगे। इन शब्दों की संधि विच्छेद कीजिए। अब इस टेस्ट का फायदा ये होगा कि हमारी हैबिट बन जाएगी कि हमें सिर्फ इतना ही लिखना है, चाहे हमें आता कितना ही हो। उत्थित, उत्थित, उत्थित की अगर संधि विच्छेद करें तो क्या होगा, उद प्लस स्थित, उद प्लस स्थित। सुपर्णखा, सुपर्णखा की बात करें तो इसका क्या बनेगा, सुर्प, सुर्प जिसे छज्जा बोलते हैं प्लस नखा, सुरूप नखा। पुरस्कृत, पुरस्कृत का होगा विसर्ग संधि होती है इसमें, पुर विसर्ग प्लस कृत, पूर्व विसर्ग कृत। उत्श्रृंखल, उत्श्रृंखल की बात करें तो इसमें भी उपसर्ग कौन सा है, उद उपसर्ग है। उद प्लस श्रृंखला, उद प्लस श्रृंखला, उत उत्श्रृंखल क्या हो जाएगा, उत्श्रृंखल। उद प्लस स्थित, श्रु प्लस नखा, पूर्व विसर्ग प्लस कृत और उद प्लस श्रृंखला। दो क्वेश्चन हो गए हमारे संधि के। अब वापिस संधि का क्वेश्चन आता है। अब ये वापिस आपको क्यों आया है, क्योंकि इसमें एग्जाम में आपके कई बार 3 भी आ जाते हैं, कई बार आपके 4 भी आ जाते हैं, कई बार 2 भी आ जाते हैं। क्योंकि आपका हर जो क्वेश्चन होता है वो आपका कितने 2 नंबर का होता है, कितने 2 नंबर का होता है। और आपका जो ये पेपर होता है, पेपर में ये आपका पार्ट ए होता है 50 नंबर का होता है।
कितने का? 50 नंबर का होता है। तो 25 क्वेश्चन आते हैं, तो इन 25 क्वेश्चन को ऐसे ही बनाया जाता है कि आपके संधि के 2 या 3 हो गए, 4 भी आ सकते हैं, उपसर्ग प्रत्यय के 2-2 हो जाएंगे, आपके शब्द शुद्धि के, वाक्य शुद्धि के, लोकोक्ति, मुहावरे, सारे के सारे आपके शब्द युग्म, वाक्यांश के लिए एक शब्द, आपके शब्दावली, सारे मिलाकर ये 25 क्वेश्चन बनाते हैं। और ये इसमें क्या हो जाएगा? आधे आधे नंबर का हो जाएगा। पहला आधे का, ये आधे का 1 नंबर का, ये आधे का 1 नंबर का, यानी टोटल 2 नंबर का एक क्वेश्चन हो जाएगा। अगले में भी हमें संधि विच्छेद दे रखा है, हमें बोला गया है कि इसकी संधि हमें करनी है। ग्रीष्म प्लस ऋतु। ग्रीष्म ऋतु की बात करें तो इसमें वही कल हमने वर्षा प्लस ऋतु की थी ना, वही इस चीज में आ जाएगी। ग्रीष्म ऋतु, रे आ गया, पे और ए छोटा ऊ, ऋतु, तो ग्रीष्म ऋतु। मातृ प्लस इच्छा की बात करें तो इसका बनेगा मातृच्छा। इसका क्या बनेगा? मातृच्छा। सम प्लस निहित। सम प्लस निहित की बात करें तो इसका बनता है सन्निहित। सन्निहित, सन्निहित। इसका क्या बन जाएगा? सम प्लस निहित, सन्निहित। नी प्लस संग, निसंग। नी प्लस संग, निसंग। तो इनको एक तो आप ये चीज देखना कि इनको हम लिखते कैसे हैं, प्रैक्टिस करेंगे तो इसमें वो है कि हमारी कोई भी है वो शब्द अशुद्धि ना हो, सारे के सारे शब्द है वो बिल्कुल शुद्ध रूप में लिखे जाए, ताकि नंबर नंबर है वो पूरे से पूरे मिले। ग्रीष्म प्लस ऋतु, मातृ प्लस इच्छा, सम प्लस निहित सन्निहित, और नी प्लस संग निसंग। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा क्वेश्चन है, इन उपसर्गों के संयोग से दो दो शब्द बनाने हैं। दो बोला है तो आज हम दो ही लिखेंगे, बीच बीच में प्रैक्टिस ज्यादा की भी करते रहेंगे, लेकिन हमें अब ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस वो करनी है कि हमें एज इट इज, बिल्कुल एज जो हम पेपर में लिखते हैं वही हमें यहाँ पे प्रैक्टिस करनी है। हमें दो उपसर्ग दिए, एक तो पर और एक अप। पर उपसर्ग से हमें दो शब्द लिखने हैं, तो हम दो लिख सकते हैं, एक तो पर हित, एक तो हम लिखेंगे पर हित, दूसरा हम लिख सकते हैं पर काज, पर कारज, पर काज। अपन पर काज भी लिख सकते हैं, पर कारज भी लिख सकते हैं, दोनों ही लिख सकते हैं। अप की बात करें तो अप से दो कौन से बन सकते हैं? एक तो बन सकता है अपकीर्ति, अप कीर्ति, अप से बन सकते हैं अपकीर्ति। और एक कौन सा बन सकता है? अप से बन सकता है अपवर्तन, अपवर्तन। तो हमें सिर्फ दो लिखने हैं, दो हमने लिख दिए। अगला हमें क्वेश्चन क्या दिया है कि उपसर्ग पृथक कीजिए। उपसर्ग पृथक करने हमें चार शब्द दे रखे हैं। सबसे पहले में दिया है अनुविक्षा। अनुविक्षा में कौन सा आता है? अनु आता है। आप इतना ही लिख दीजिए, उपसर्ग पृथक करना है तो अनु। आपके लिए कि समझाने के लिए लिख रही हूं मैं आगे, इक्षा, अनु प्लस इक्षा, अनुविक्षा। दुस्तर, दुस्तर की बात करें तो इसमें कौन सा है? दुस आ गया प्लस तर। अनुपम, अनुपम की बात करें तो इसमें उपसर्ग कौन सा है? अन उपसर्ग है, और ये अन कौन सा है? संस्कृत वाला है, उपम। अन प्लस उपम, अनुपम। अतीन्द्रिय, अतीन्द्रिय की बात करें तो इसमें अति उपसर्ग है, अति प्लस इंद्रिय, अति प्लस इंद्रिय। तो ये आपके क्या हो गए? उपसर्ग हो गए, जिससे हमने इन शब्द से उपसर्ग अलग कर दिया। अन्विक्षा में अनुपसर्ग, दुस्तर में दुस उपसर्ग, अनुपम में अनुपसर्ग संस्कृत वाला, अतीन्द्रिय में अति उपसर्ग। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो है प्रत्ययों का। दो हमें शब्द दिए गए हैं और हमें बोला है कि इनसे क्या करनी है, हमें प्रत्यय है दो दो शब्द के बनाने हैं। सबसे पहले जो दे रखा है कर, कर से हम बना सकते हैं हित कर। क्या बनाएंगे? हित कर। और क्या बना सकते हैं? अपन बना सकते हैं रुचिकर। बोलते हैं ना कि ये चीज हमारे लिए रुचिकर है, तो रुचिकर, हितकर। अगला जो शब्द दिया गया, मान प्रत्यय दिया गया, मान से हम लिखते हैं शक्तिमान। ये तो सभी को आता होगा, शक्तिमान। और हमारा दूसरे की बात करें तो शक्तिमान के अलावा मूर्तिमान, दूसरा आ जाएगा मूर्तिमान। तो दो शब्द दिए गए थे, यानी दो प्रत्यय दिए गए थे, उनसे हमने दो दो शब्द है वो बना दिए। कर से हितकर, रुचिकर, मान से शक्तिमान और मूर्तिमान। आगे बढ़े, अगला भी क्वेश्चन है प्रत्यय का, और प्रत्यय में हमें वो ही दिया गया है कि इन्हें प्रत्यय पृथक कीजिए। हमें सिर्फ इनमें से प्रत्यय बताने हैं कि इनमें कौन कौन सा प्रत्यय है। अगर हम वात्स्य यायन की बात करें तो इसमें आपका जो प्रत्यय होगा वो तो होगा आयन। तो इसमें वातस्य
प्लस आयन। आपको सिर्फ आयन लिखना है इसमें, आप ये ना कि आप टाइम वेस्ट मत करना। सिर्फ प्रत्यय पूछा है तो आप सिर्फ आयन लिख सकते हो। डकैत की बात करें तो इसमें इसका बनता है डाका प्लस एत, डकैत। जाति की बात करें तो जाति प्लस य, जाति प्लस य, जातीय। मंथन की बात करें तो मंथ प्लस अन, मत प्लस अन। अब वात्स्यायन में क्या बना है, आयन प्रत्यय। डकेत में एत प्रत्यय, जातीय में य प्रत्यय, मंथन में अन प्रत्यय। आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है विलोम शब्द का, कि इन शब्दों के विलोम लिखिए। सबसे पहले में दिया गया है आगत। आगत की बात करें तो आगत का आपको सभी को पता है अनागत। आगत का क्या होता है, अनागत, विलोम हो गया। अगला है शाश्वत। शाश्वत का क्या होता है, क्षणिक। शाश्वत का विलोम है क्षणिक। ग्रस्त का क्या हो जाएगा, मुक्त, ग्रस्त, मुक्त। व्यष्टि का क्या हो जाएगा, समष्टि, व्यष्टि का समष्टि। और ये जो मैं आपको पेपर करवा रही हूँ, आप एज इट इज यहीं के यहीं आप याद कर लेना, ताकि आपको बाद में इसको ना पढ़ना पड़े। आगत का अनागत, शाश्वत का क्षणिक, ग्रस्त का मुक्त, व्यष्टि का समष्टि। आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन फिर हमारा विलोम का आ गया है। हमें विलोम शब्द लिखने हैं। सबसे पहला अल्पज्ञ का क्या हो जाता है, बहुज्ञ। अल्पज्ञ का हो जाता है बहुज्ञ। रित का क्या हो जाता है, अनरित, रित का अनरित। तेजस्वी का क्या होता है, निस्तेज, तेजस्वी का होता है निस्तेज। और उत्खनन का क्या होता है, नीखनन, उत्खनन का नीखनन। तो ये आपके चारों के चारों हमने विलोम लिख दिए, अल्पज्ञ बहुज्ञ, रित अनरित, तेजस्वी निस्तेज, उत्खनन का नीखनन। अब मैंने आपको प्रैक्टिस है वो इतनी करवा दी। आज वाले टेस्ट की बात करें तो आपका ये 52वां टेस्ट है, ठीक है। तो काफी ज्यादा मैंने आपको इतनी ही प्रैक्टिस करवाई है कि कई कई क्वेश्चन तो आप देखना इसमें एज इट इज आपके एग्जाम्पल बनेंगे। तभी मैं बोलती हूँ कि इसमें से आप है वो यही के यही याद कर लिया करो, और 2 से 3 दिन बाद है एक बार पीडीएफ का रिवीजन कर लिया करो। कितना टाइम लगेगा, पीडीएफ पढ़ते हुए सिर्फ आपको 5 मिनट लगेंगे, जिससे आपकी प्रैक्टिस है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है हमें पर्यायवाची का दिया गया है। इसमें जो आज वाला टेस्ट है इसमें आपके सारे के सारे जो आपके पार्ट ए का जो सिलेबस है आपके यानी व्याकरण का, उसमें लगभग सारे क्वेश्चन है वो कवर किए गए हैं पार्ट ए में। अब इस क्वेश्चन की बात करें पर्यायवाची, तो इसमें 2 शब्द दिए गए, इनके हमें पर्यायवाची लिखने हैं। सबसे पहले दिया गया है किरण, किरण। तो इसकी एक तो हो जाएगी मरीचि, एक पर्यायवाची हो जाएगा इसका मरीचि, और दूसरा क्या हो जाएगा, मयूख, मरीचि और मयूख। नाव की बात करें तो एक तो इसका हो जाए जलयान, क्या हो जाएगा, जलयान, और दूसरा हो जाएगा तरीणी। और ये जो तरीणी है इसको ध्यान से देख लेना, ये आपके शब्द युगम में भी आता है, तो ये आपके लिए शब्द है वो ध्यान से देखने वाला है कि तरीणी क्या होता है, नाव होता है। अगला, अगला फिर हमारे पर्यायवाची शब्द हैं कि इन शब्दों के दो दो पर्यायवाची लिखिए। मेंढक और शेर। मेंढक की बात करें तो इसका एक तो होता है वर्षाभू, वर्षा भू, मेंढक को क्या बोलते हैं, वर्षा भू बोलते हैं। दूसरा इसको क्या बोलते हैं, इसको मंडूक भी बोलते हैं, मंडूक। तो ये दोनों ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है, मेंढक के पर्यायवाची आपको याद होने चाहिए। शेर के तो सबको ही पता होगा, सबसे पहला तो शार्दुल, शार्दुल, और दूसरा क्या हो जाएगा, मृगेंद्र, मृगेंद्र। तो ये हो गए आपके मेंढक के। किरण के मरीचि और मयूख, नाव के जलयान और तरिणी, और मेंढक के वर्षाभू और मंडूक, शेर के शार्दुल और मृगेंद्र। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है शब्द युगम का। 2 क्वेश्चन हमारे शब्द युगम के हैं यहाँ पे। लगभग आपके सारे के सारे टॉपिक में से दो दो क्वेश्चन रहेंगे, एक टॉपिक ऐसा हो सकता है जिससे आपके है वो 3 से 4 क्वेश्चन बने। अभिज्ञ का अगर शब्द युग्म की बात करें, अर्थ क्या होता है, तो अभिज्ञ का अर्थ होता है किसी चीज की विशेष जानकारी रखने वाला यानी विशेषज्ञ। अभिज्ञ विशेषज्ञ। अनभिज्ञ क्या होता है, अनजान, जिसको उस चीज के बारे में पता ही ना हो, अनजान। अभिज्ञ विशेषज्ञ, अनभिज्ञ अनजान। चप्पल, चप्पल का अर्थ होता है चंचल, चप्पल का अर्थ क्या होता है, चंचल, जिसका मन चंचल हो। और चपला का अर्थ क्या होता है, बिजली, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, बिजली। निम्नलिखित शब्द युग्मों का अर्थ भेद स्पष्ट कीजिए। एक तो प्रथा,
और एक ये तो प्रीथा और ये प्रथा होगी। ये मैंने आपको कल वाले टेस्ट में भी शायद करवाया था। प्रीथा क्या होती है? ये होती है कुंती। ये क्या होती है? कुंती। और प्रथा का क्या होता है? प्रथा क्या होती है? रीति रिवाज परंपरा। रीति या फिर परंपरा। सजा, सजा होता है किसी चीज को दंड देना। सजा, दंड। और जो ये वाली सज्जा है, ये सजा होती है, ये सज्जा होती है। सज्जा क्या होती है? सजावट। बोलते हैं ना साज सजा की है, तो सजावट की है, तो ये होता है सजावट। प्रीथा कुंती, प्रथा रीति, सजा दंड और सज्जा सजावट। आगे बढ़े, अगला हमें दिया गया है वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है। वो भी हमें दो क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला है पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा। पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा होती है, इसे बोलते हैं ईशान। पूर्व और उत्तर के बीच की, यानी ये आपका उत्तर दक्षिण और ये पूर्व और पश्चिम, तो यानी यहाँ पे उत्तर और ये आपका पूर्व, तो ये जो बीच वाली दिशा है इसे क्या बोलते हैं? ईशान। इसे बोलते हैं ईशान। तो अब आपको वैसे भी याद रहेगा कि हाँ हमने ऐसे याद कर लिया था। कुल का नाश करने वाला। कुल का नाश करने वाला होता है कुलांगर। कुलांगार। कुलांगार, कुल का नाश करने वाला कुलांगार। इन वाक्यों के लिए सार्थक शब्द, अगला भी हमें दो सार्थक शब्द है। वाक्यांश के लिए एक शब्द दिया गया है अधिक समय तक जीने की इच्छा रखने वाला, तो वो होता है जिजीविसु। वो क्या होता है? जिजीविसु। और इसमें आप शब्द शुद्ध ध्यान से देखना, इसमें एक आपकी छोटी है और एक बड़ी मात्रा है। ठीक है, जय के ऊपर दो जय है, तो इसमें छोटी और एक बड़ी मात्राएं हैं। मुद्रा का अधिक प्रसार है, वो मुद्रास्फीति कहलाता है। क्या कहलाता है? मुद्रास्फीति। तो मुद्रा का अधिक प्रसार है मुद्रास्फीति। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन है हमें दिया गया वाक्य शुद्धि का। आपके एग्जाम में वाक्य शुद्धि और शब्द शुद्धि दोनों आएंगे, तो ध्यान रखना। सड़कों को चौड़ी ही बनानी चाहिए। सड़कों को चौड़ी ही बनानी चाहिए, तो इसमें गलती क्या है कि सड़कों को क्या लिखेंगे? सड़कों को चौड़ा ही बनाना चाहिए। चौड़ा ही बनाना चाहिए, या फिर हाँ चौड़ा ही बनाना चाहिए। यहाँ पे चौड़ी ही नहीं, चौड़ा ही बनाना चाहिए, तो ये आपका सही वाक्य शुद्ध हो जाएगा। तो सड़कों को चौड़ा ही बनाना चाहिए, यहाँ पे चौड़ी और यहाँ पे बनाने लिख रखा है, तो चौड़ा बनाना चाहिए। अगला है कई सचिवालय के कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई है। तो इसमें गलती क्या है? इसमें गलती ये देगी कि कई सचिवालय, इसमें तो कई सचिवालय आ गए, लेकिन इसने बोला क्या है? कई सचिवालय के कर्मचारियों की, यानी सचिवालय के कई कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई है। तो सचिवालय पहला आएगा, सचिवालय पहले आएगा, फिर बाद में क्या आएगा? कई आएगा। तो अपन लिख देंगे कि सचिवालय के कई कर्मचारियों, कई कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई है। गिरफ्तारी हुई है, हुई। तो ये आपका सही हो जाएगा, यानी कई लिखने के बाद सचिवालय कई बन गए, लेकिन एक सचिवालय के कर्मचारी वो कई है, तो ये इसमें लिखा जाएगा। इन वाक्यों के शुद्ध रूप लिखे। अगला हमें ये शब्द वाक्य शुद्धि वाला दिया गया है। मुझे बहुत पुस्तकों को पढ़ना पड़ता है। मुझे बहुत पुस्तकों को पढ़ना पड़ता है, लेकिन हम क्या लिखेंगे? बहुत पुस्तकों नहीं, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? मुझे बहुत पुस्तकें पढ़नी पड़ती हैं। तो मुझे बहुत पुस्तकें पढ़नी 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 पड़ती है, पड़ती है। तो इनकी जितनी ज्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे, अब एक बार जब ये पढ़ा था नहीं, मुझे बहुत पुस्तकों को पढ़ना पड़ता है, ये बात तो सही है, बहुत है तो आगे पुस्तकों लिख रखा है, ये भी बात सही है। पढ़ना पड़ता है तो पढ़ना ही पड़ता है, लेकिन इसको सही किस प्रकार? मुझे बहुत पुस्तकें पढ़नी पड़ती हैं। अगला अगर हम देखें, अगला हमें दिया गया है प्रिय शिष्य आनंद ने गौतम बुद्ध की दीक्षा ली। प्रिय शिष्य आनंद ने गौतम बुद्ध की शिक्षा ली। तो इसका क्या होगा? प्रिय शिष्य आनंद ने गौतम बुद्ध से दीक्षा ली। किससे? से दीक्षा ली। तो अपन लिख देंगे प्रिय शिष्य, प्रिय शिष्य आनंद ने गौतम बुद्ध
गौतम बुद्ध दीक्षा ली से दीक्षा ली। तो ये हमारा होता है शब्द वाक्य शुद्धि का पूरा क्वेश्चन। तो यहाँ पर हमारा पार्ट ए यानी आपका भाग ए व्याकरण का कंप्लीट होता है, जिसमें हमने 17 क्वेश्चन है इसमें किए हैं। अब हमारा आता है भाग बे। भाग बे आता है जिसमें हमने कल है मैंने आपको बोला था कि एक ऑफिस ऑर्डर है यानी कार्यालय आदेश है वो तैयार करना है। तो वो किस प्रकार तैयार करना है, क्यों किया जाता है, ये सारी चीजें भी मैंने आपको अच्छे से समझाई थी। आई होप आपको अच्छे से समझ भी आई होगी। अब आज हम इसको पूरा का पूरा लिखते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार इसको लिखा जाता है। सबसे पहले में क्वेश्चन क्या दिया है, अतिरिक्त जिला कलेक्टर जयपुर की ओर से किसी कार्मिक को यानी किसी भी एम्प्लॉई को अतिरिक्त कार्यालय आवंटन का कार्यालय आदेश तैयार कीजिए। 10 नंबर का है। मैंने बोला है कोई भी आप लेटर लिखो, किसी भी प्रकार का अर्धशासकीय हो, कार्यालय पत्र हो, कार्यालय आदेश हो, या फिर कोई भी निविदा हो, विज्ञप्ति हो, कुछ भी हो, तो आप सबसे पहले राजस्थान सरकार लिखोगे। उसके बाद आप विभाग या फिर जो कार्यालय है उसका नाम लिखोगे। तो इसमें क्या है, कार्यालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर जयपुर। ठीक है, जयपुर राजस्थान यहाँ पे स्थान का नाम आ गया। आगे अगर हम देखें तो इस साइड पत्र क्रमांक लिख दिया, अतिरिक्त जिला कलेक्टर संस्थान। ठीक है, और इस साइड है वो डेट लिख दी। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, कार्यालय आदेश। जब अपन अपने ऑफिस में कोई ऑफिस ऑर्डर बनाते हैं तो यहाँ पे सीधा ही अपन क्या लिख देते हैं, ऑफिस ऑर्डर लिख देते हैं। तो दोनों ही बात सेम है, तो कार्यालय आदेश लिख दिया। अब हम लिखेंगे कि श्री जय, मान लीजिए श्री मनोज जो कि वरिष्ठ लिपिक हैं को निर्धारित कार्य के अतिरिक्त यानी एडिशनल चार्ज संस्थापक शाखा का कार्य भी आवंटित किया जाता है। यानी उनको जो कार्य किया जाता है ऑफिस में वो करेंगे, उसके अलावा अतिरिक्त संस्थापक शाखा है उसका काम भी उन्हें दिया जाता है। और श्री मनोज अग्रिम आदेश तक संपादित शाखा का कार्य भी संपादित करेंगे, यानी जो इन्हें शाखा दी गई है उसका कार्य भी ये करेंगे। तो मेन चीज यही थी कि जो मनोज है उनको अपने ऑफिस का काम तो करना ही है, बाकी उनको एडिशनल चार्ज दिया जाता है एक संस्थापक शाखा का, तो उसका भी काम करेंगे। आगे अगर कोई आदेश आता है कि नहीं अब उनको ये नहीं काम करना, तो वो फिर उस काम को बंद कर देंगे। लेकिन जब तक आगे का कोई आदेश आता है, कोई ऑर्डर आता है, उस तक मनोज को ये काम है वो करना पड़ेगा। तो ये होता है कार्यालय आदेश पत्र। बीच में उनके बारे में लिख दिया, एम्प्लॉय के बारे में। फिर यहाँ पे है वो उनका नाम लिखा जाएगा, उनके साइन होंगे, और उन अतिरिक्त जिला कलेक्टर है तो उनके पद की है वो मोहरे लग जाएगी। अब इन्होंने ये पहले जिस ऑफिस में काम करते थे तो उस ऑफिस में हो गया, जिसका उन्हें एडिशनल चार्ज मिला है उस ऑफिस का होगा, तो फिर ये कॉपी तो है वो दोनों ऑफिस में जाएगी। इसलिए नीचे हम फिर वापस लिखेंगे, पत्र क्रमांक लिखते हैं यहाँ पे। ठीक है, वो लिखने के बाद है वो ऊपर जो हमारा पत्र क्रमांक था वो कितने नंबर था, ये था 1100वां। ये कौन सा था, 1100वां पत्र था। अब हम इसमें नीचे देखेंगे तो इसमें आप देखिए 1101 से लेके 3 तक, यानी एक जो प्रतिलिपि कॉपी है वो श्रीमान जिला कलेक्टर जिला जयपुर को जाएगी। ठीक है, एक है वो श्रीमान जो मनोज है वरिष्ठ लिपिक उनको जाएगी, और एक है वो संस्थापक शाखा में भी जाएगी, क्योंकि जहां उनको जिस शाखा का उनको एडिशनल चार्ज मिला है। और एक है वो जिन ऑफिस में है, जिस ऑफिस ने निकाली है उस ऑफिस में ये रहेगी। तो 4 कॉपी हो गई, तो इसने 1 2 3 4 लिख दिया। ठीक है, अब एक चीज आप ध्यान रखना कि जो ये आपकी है इसमें किन किन को दी है, एक तो जिस ऑफिस से निकली है उसका तो ये ऊपर हो ही गया था। ठीक है, अब दूसरी मनोज को जाएगी, तीसरी जिस शाखा का एडिशनल चार्ज मिला है उसमें जाएगी, और चौथी है वो उसी ऑफिस में है एक रहेगी, आरक्षित भर्ती हो गई। तो ये लिखना काफी जरूरी होता है। जैसे आदेश पत्र वगैरह होते हैं ना, ऑफिस ऑर्डर होते हैं, इसमें कॉपी है जरूर जाती है। क्यों, क्योंकि ये जिस कार्यालय में था उसमें भी हो जाएगी, और जिस कार्यालय के लिए जाएगा, जिस कार्यालय का एडिशनल चार्ज है उसके पास आगे वहां पे भी जाएगा। तो ये चीजें भी आपको अच्छे से देखनी है। अगला फिर यहाँ पे वही है, उनके साइन हो जाएंगे, नाम हो जाएगा, उनकी मोहर लग जाएगी। तो ये होता है आदेश पत्र या कार्यालय आदेश पत्र, ऑफिस ऑर्डर। आपको अच्छे से समझ आया? कोई भी डाउट रहता है तो आप तुरंत कमेंट करके पूछ सकते हो। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और अगला क्वेश्चन है आपके अगले टेस्ट का
आपका पार्ट है बी का क्वेश्चन, जो कि आपका क्या है, संक्षिप्तीकरण का है। निम्नलिखित अवतरण का उचित शीर्षक देते हुए लगभग 1/3 शब्दों में संक्षिप्तीकरण कीजिए। काफी बार मैंने आपको बताया तो आप अच्छे से कर पाओगे। 2+8 यानी 10 नंबर का है। 2 नंबर का आपका टाइटल शीर्षक रहने वाला है। 8 नंबर का जो आप 1/3 है वो शब्द लिखोगे वो रहने वाला है। आप इस अवतरण को अच्छे से पढ़ोगे। इसको पढ़ने के बाद है आप उसका अच्छे से आंसर है वो करोगे, आंसर राइटिंग घर पे करोगे। वही चीजें हैं जो अवतरण दिया जाता है उसमें आप 2 से 3 है टाइटल लिखना, फिर उन 2 या 3 जो टाइटल लिखे हैं उनका एक टाइटल बनाना। जब भी आप शीर्षक लिखते हो वो 3 से 4 शब्दों से ज्यादा नहीं होना चाहिए। आप कोशिश करा करो कि सिर्फ 3 शब्दों में है उसका शीर्षक हमें लिखना होता है। कोई भी चीज जो बार बार आ रही है उस चीज को ध्यान में रखना कि किस चीज के बारे में बोला है, उस शब्द को अपने शीर्षक में है वो जरूर इंक्लूड करना है। 3 चीजें आपको बहुत ज्यादा अच्छे से याद रखनी है कि जब भी हम टाइटल शीर्षक लिखते हैं तो उसको 3 शब्दों से ज्यादा, अगर ज्यादा हो जाए तो 4 शब्द, लेकिन कोशिश ये करनी है 3 शब्दों से ज्यादा बड़ा हमारा शीर्षक है वो नहीं होना चाहिए। शीर्षक तब आप अच्छा लिख पाओगे कि आप 2-3 शीर्षक पहले आप बना लो, फिर उनमें से है वो आप देखो कि इनमें से हम तीन में जो जैसे 3 हमने शीर्षक बना लिए तो कि इन तीनों का हमें एक बनाना है। जो वाक्यांश के लिए एक शब्द होता है उसका सबसे ज्यादा इसमें यूज करेंगे, क्योंकि इसका वाक्यांश के लिए एक शब्द का यूज करेंगे तभी हम है वो इतने शब्दों को है वो 1/3 शब्द में पिरो पाएंगे। कभी भी कोई भी चीज है वो अनर्गल नहीं लिखनी, बाहर की चीजें कुछ नहीं लिखनी। जो हमें पैराग्राफ में अवतरण में जो भी हमें दिया गया है उन्हीं चीजों को लिखना है। ये भी नहीं कि ज्यादा तोड़ मरोड़ के लिखना है, बस अच्छे से कि आगे वाला समझ जाए कि हाँ इसमें जो दिया था वो ये समझाना चाहते हो, और बिल्कुल कम शब्दों में अपनी लैंग्वेज में लिखना है तो आगे वाला है वो अच्छे उसमें मार्क्स भी देगा। तो आपको अच्छे से समझ भी आ गया, मैं इसकी प्रैक्टिस भी आपको काफी सारी करवाई हुई है, तो आप अच्छे से इसको घर पे आप इसके आंसर राइटिंग करना। तो चलिए अब मिलते हैं अगली क्लास में। आपको अगर क्लास अच्छी लगी तो आप लाइक करना, शेयर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर है वो जरूर करना है। तो चलिए अब हम मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।